है, बस ये। अब वापस किस पे आएंगे? अच्छा ऐसा। ओके, बस अब आए राजकुमार भैया तो चली जाना आप, ठीक है। एडमिट करना पड़ेगा तो और 5 मिनट रुकना, वैसे तो आ गए सारे लोग। हाँ। डीडी न्यूज। डीडी न्यूज का फ़ोन है। अब जाना आप लोग, अभी अब हो चुकी है। डीडी न्यूज की रिकॉर्डिंग में जाने के लिए फ़ोन होगा, फिर करेंगे बात। चलिए शुरू करें हम लोग। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। स्क्रीन पे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का अर्थ दिख रहा है आप लोगों को। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, और इसमें हम बात करेंगे F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रतिपादक या कहें कि पर्यायवाची विद्वान हैं। आज और कल 2 दिन हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। बहुत महत्वपूर्ण विद्वान और थ्योरी है। संगठन या प्रशासन की पहली व्यवस्थित विचारधारा, फर्स्ट सिस्टेमेटिक थ्योरी की संज्ञा दी जाती है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को। तो इसी से हम थिंकर्स शुरू करेंगे और फिर एक एक करके जितनी थ्योरी, जितने थिंकर्स हमें पढ़ने हैं उनकी चर्चा होगी। तो शुरू करें। स्क्रीन पर देखें आप। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का अर्थ है वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक और प्रबंध, साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट। वैज्ञानिक का मतलब है जो विज्ञान से जुड़ा हो, और विज्ञान का मतलब बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है विशिष्ट व व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान। जब सिस्टेमेटिक स्टडी करते हैं हम, या एक नॉलेज हमारे पास सिस्टेमेटिक साइंटिफिक नॉलेज होती है, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान से जुड़े हुए लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं, साइंस और साइंटिस्ट। और प्रबंध का अर्थ, एक अगर आम आदमी के शब्दों में बात करें और तकनीकी दृष्टि से भी देखें, तो प्रबंध का अर्थ किसी काम को एक बेहतर तरीके या सही तरीके से संपन्न करना। अक्सर आम बोलचाल में हम कहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जैसी आपकी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, कि उस काम को कैसे करना ठीक रहेगा। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद मैनेज कर लीजिए। अब क्यों हर काम में आप हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी बात हमसे पूछ रहे? अपने विवेक का यूज कीजिए और मैनेज कर लीजिए। मतलब अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काम को, जो आपको उस दौरान बेहतर लग रहा है, वो कर लीजिए। तो उस काम को सही तरीके या सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो वैज्ञानिक का अर्थ भी हमारे पास है, विज्ञान से जुड़ा हुआ। प्रबंध का अर्थ भी हमारे पास है, किसी कार्य को सही तरीके से संपन्न करना। दोनों को जोड़ दें तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ देखिए लिखा है, बस दोनों को जोड़ा गया है, विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करना। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, हमारी जो भी नॉलेज है, हम उसका यूज करें और फिर काम करने के बेहतर तरीकों को खोज लिया जाए। जब काम करने के बेहतर तरीकों का प्रयोग करेंगे तो फिर उस काम में गलतियां होने की संभावना कम से कम हो जाएगी।
और स्वाभाविक सी बात है, जब गलतियां नहीं होंगी, काम सही तरीके से होगा, तो जिस पर्पस के लिए हम वो काम कर रहे हैं वो पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो गलती करो और सुधारो, ट्रायल एंड एरर के मेथड से बाहर निकलें और अब तक के अनुभव और ज्ञान के आधार पर काम करने की ऐसी पद्धतियों का विकास करें जहां गलतियों की संभावना न्यूनतम हो। हम लोग अपनी परीक्षा ही देखें, एक बार प्री दिया, मेंस दिया, कभी प्री में रुक गए, कभी मेंस में रुक गए, फिर अगले साल, फिर अगले साल, मतलब ट्रायल एंड एरर। गलती कर रहे, फिर सुधार रहे, फिर गलती हो रही, फिर सुधार रहे, एक एक साल निकल रहा, समय भी जा रहा, पैसा भी जा रहा। तो टेलर का कहना है कि नहीं, ये ट्रायल एंड एरर नहीं चलेगा, बल्कि एक बार शांत मन से बैठो, सोचो, अब तक का जो भी साल 2 साल का एक्सपीरियंस है देखो कि कहाँ क्या क्या गलतियां हुई, क्यों गलतियां हुई, केवल अपना नहीं दूसरे के भी अनुभवों का फायदा उठाओ। भाई हो सकता है बहुत सारी गलतियां जो दूसरों ने की हो आपने नहीं की, बहुत सारे लोग सफल हुए, बहुत सारे लोग सफल नहीं हुए, अपने साथ साथ उनके ज्ञान, उनके अनुभव का भी फायदा उठाओ और फिर शांत मन से बैठ के एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसे आप दावा कर सको कि हमारी ये स्ट्रेटजी ज्यादा फूल प्रूफ स्ट्रेटजी है, या अब इसमें गलतियों की संभावना कम से कम है। आप हमारी मदद ले रहे हैं तो देखिए ये भी एक तरह से इसी प्रक्रिया का पार्ट है कि आपको अभी 6 महीने का अनुभव है, साल भर का अनुभव है, या उतना भी नहीं है। हमें 20 साल का बल्कि 25 साल का अनुभव है, 96 से जुड़े हैं इस फील्ड से, तो 25 साल का अनुभव, पहले एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए टीचर। आपके पास 1 आदमी 2 आदमी का अनुभव है, हमारे पास 20,000 आदमी का अनुभव है। जिन 20,000 को या 15,000 को अब तक इस बीच में डायरेक्टली पढ़ाया और जो इनडायरेक्टली, तो मतलब कि आप अकेले जो काम करना चाहोगे तो खुद सोच के देखो कितना समय लगेगा। 1 आदमी का अनुभव, 2 आदमी का अनुभव आपके पास होगा, लेकिन हमारी मदद ले लोगे तो 20,000 लोगों का अनुभव आपको मिल गया। हमने उतने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसी सलाह दी, ऐसा गाइडेंस दिया जो हमें लग रहा है कि नहीं, ये ज्यादा एक सही तरीका है। जितने लोग सफल हुए उन्होंने यही किया था, इसी तरीके से आंसर लिखा था या इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी, यही पढ़ाई की थी, तो मतलब गलतियों की संभावना कम। तो बस पूरे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसका फोकस इसी बात के ऊपर है कि हमें काम करने के ऐसे तरीके, ऐसी पद्धतियां खोजनी है जहां गलतियों की संभावना कम से कम हो, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारे रिसोर्स भी वेस्ट ना हो, कम से कम समय में हम जो संगठन के निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर लें। पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्हीं वैज्ञानिक विधियों, पद्धतियों के प्रयोग पर आधारित है। और यहीं से हम इस बात को भी देख सकते हैं, अर्थ में ही है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा वो संगठन की संरचना और तकनीक होगी। देखिए, काम करने का सुव्यवस्थित तरीका, मतलब जो अध्ययन का केंद्र बिंदु वो संरचना और तकनीक होगी। संगठन में जो व्यक्ति जुड़े हैं उनकी फीलिंग्स की बात हम नहीं करेंगे, बस साइंटिफिक टेक्निक्स पे फोकस होगा सारा, कि कैसे वैज्ञानिक विधियां कुछ खोज लें, उनका यूज कर लें संगठन में, ताकि संगठन और प्रशासन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित कर सके। अकॉर्डिंग टू टेलर, देखिए आप, टेलर ने क्या बताया वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, ये तो इन जनरल हमने आपसे बात की। टेलर, जिनका कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे टेलर, प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे टेलर। टाइम है 1856 से 1915। अकॉर्डिंग टू टेलर भी यहाँ डेफिनेशन लिखी है साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की, यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो, तथा यह देखना कि वे सबसे उचित एवं सस्ते ढंग से कैसे कार्य करते हैं। यही वैज्ञानिक प्रबंध है या
साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए, जो इन जनरल हम अपने शब्दों में बात कर रहे हैं, घूम फिर के टेलर के अकॉर्डिंग भी वही डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हमें पता हो कि हमें क्या करना और क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कम से कम समय, कम से कम संसाधनों के द्वारा हम उस काम को करवा लें, तो यही वैज्ञानिक प्रबंध है। पूरा फोकस इसी बात पे होगा टेलर का कि हमें क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ताकि संगठन कार्यकुशल हो जाए। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। देखिए, आप समझदार वो नहीं कहलाता जो अपनी गलतियों से सीखता है। बचपन में हमें ये सिखाया जाता था कि अपनी गलतियों से सीखने वाला समझदार है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भाई, कोई गलती की है, मान लो, स्वीकार कर लो, दोबारा वैसी गलती नहीं करो, समझदार हो। नहीं, अब ये 21st सेंचुरी है, वो पुरानी बात होगी। आज की डेट में समझदार वो है जो गलतियां करता ही नहीं है और दूसरे की गलतियों से सीखता है। आजकल अब ये जमाना नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखें। आजकल जमाना है कि दूसरे की गलतियों से सीख लें और खुद गलतियां करें ही नहीं। हर चीज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, जो मैंने कहा ट्रायल एंड एरर, तो आज उम्र कम पड़ जाएगी, समय संसाधन कम पड़ जाएंगे। 21st सेंचुरी है, इतना कंपटीशन है कि कब कौन आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो आज तो अब गलतियों की गुंजाइश ही नहीं है। जो भी काम कर रहे इतना सोच समझ के ठोक बजा के करें कि गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। टेलर की सोच आज से 100 साल पहले यही थी, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कि अब हमें जरूरत है उस चीज की। टेलर ने 1910-11 में दिया था ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, आज से 110 साल पहले। तब टेलर ने ये बात कही कि हमें काम की ऐसी तकनीकें खोजनी है जहां गलतियां ना हो, काम करने का एक सर्वोत्तम तरीका हो, सस्ते ढंग से काम हो जाए। हम इकोनॉमी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए जो उद्देश्य हैं संगठन के, उनको प्राप्त कर लें। तो ये पूरा सार है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। कैसे ये काम होगा वही इस थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे। तो अर्थ है वैज्ञानिक प्रबंध का। आगे बढ़ें। यहां स्क्रीन पे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के कुछ उद्देश्य लिखे हुए हैं। क्यों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला और मौलिक उद्देश्य सारे सिद्धांतों का एक ही है, और वो है संगठनात्मक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी। तो हम जानते हैं कि संगठन के जो भी सिद्धांत आए हैं वो इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करना है। तो ये कॉमन गोल है सारे सिद्धांतों का। कुछ और उद्देश्य भी स्क्रीन पे हैं आपके सामने। कुछ और उद्देश्य हैं। दूसरा देखिए, अधिकतम पारस्परिक समृद्धि लाना। अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, म्यूचुअल, कहें कि सबको प्रॉफिट हो, सबको फायदा हो जाए, ये सुनिश्चित करना। सबकी प्रॉस्पेरिटी, मालिक की भी, मजदूर की भी, मैनेजर की भी, या एक कंपनी और संगठन में जितने लोग जुड़े हैं सबको फायदा। आजकल हम लोग देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का जमाना है, और कॉरपोरेट गवर्नेंस यही कहती है कि कॉरपोरेट सेक्टर को हम इस तरीके से रन करें कि उससे जुड़े जितने पक्ष हैं उन सबके हितों को ध्यान में रखा जाए। हम एफडब्ल्यू टेलर की प्रासंगिकता पढ़ेंगे लास्ट में। हमने बताया था आपको कि इन सारे सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न होता है हमारे लिए किसी भी एग्जाम में, वो यही कि इन सिद्धांतों की आज के समय में क्या उपयोगिता है।
क्योंकि कोई सिद्धांत 100 साल पहले आया, कोई 110 साल पहले आया, कोई 90 साल पहले आया। आज इतना समय, परिस्थितियां बदल गई हैं, 21st सेंचुरी है, एलपीजी का जमाना है, तो उन सिद्धांतों की आज के समय में उपयोगिता या प्रासंगिकता किसी भी एग्जाम में देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से होते हैं। तो देखिए एक यहां कितनी बड़ी प्रासंगिकता हमारे लिए कि आज जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि सबका हित, सबका फायदा। टेलर 110 साल पहले उसी अप्रोच को लेके आगे बढ़ रहे थे कि अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, सबके हितों का ध्यान रखेंगे, और व्यवस्था भी की टेलर ने इस चीज की। अगला देखिए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मतलब खर्च में कटौती। प्रोडक्शन जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। इस बात को ध्यान रखिए, दोनों बातें, दूसरा तीसरा पॉइंट, कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत निजी प्रशासन के क्षेत्र में आया था। और हमने बात की है आपसे कि जितने भी ये सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर सिद्धांतों का प्रतिपादन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या निजी प्रशासन के क्षेत्र में किया गया है। और निजी प्रशासन में आप देखिए उसका उद्देश्य ही है प्रॉफिट या अधिकतम लाभ। और अधिकतम लाभ के लिए दोनों लेवल पे हमें काम करना होता है, एक कि अपनी आय बढ़ाएं और दूसरा कि अपने खर्चों में कटौती करें। तभी देखिए दोनों तरह से फायदा होता है। जहां 10 खर्च हो रहा है वहां 8 खर्च हो, जहां 12 मिल रहा है वहां 13 और 14 मिल जाए, तो वो इनपुट आउटपुट का गैप बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो सबको फायदा, अधिकतम पारस्परिक समृद्धि या लागत कटौती, ये प्राइवेट कंपनी में चूंकि सिद्धांत आया, और वहां तो मूल उद्देश्य ये सब है। आज की डेट में हमें पब्लिक एडमिशन में भी अब ये काम करने हैं कि खर्च भी घटाने हैं सरकार के, और इतनी बड़ी आबादी है, सबके हितों को भी सुनिश्चित करना है। प्लस देखिए सहयोग एवं समन्वय की स्थापना। चूंकि प्राइवेट कंपनी में आया सिद्धांत, और अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में मालिक और मजदूर के बीच में लड़ाई झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बड़ी कॉमन बात है। मालिक कितनी सैलरी दे रहा और मजदूर कितने की डिमांड कर रहे हैं, बोनस या बेहतर कार्य दशाएं, तो आए दिन के बाद विवाद हैं ये प्राइवेट कंपनीज में। तो वो भी एक पर्पस था कि हमें आपस के लड़ाई झगड़े रोकने हैं, और ये जुड़ा हुआ है उत्पादन वृद्धि से। लड़ाई झगड़ा होगा कैसे आप काम कीजिएगा, कैसे खर्चे घटाइएगा। तो इस तरह के जो पर्पज हैं, उत्पादन बढ़ाना, खर्चे घटाना, ये एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ही संभव है। आज अगर हमारे देश में किसान का, सरकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर डे 3500 करोड़ के नुकसान का देखिए अनुमान है। सोच के देखें, एक तरफ गरीब विकासशील देश हैं, 2 महीने लगभग आंदोलन को होने वाले हैं, 3500 गुणा 50 कर लीजिए, तो देखिए कितना अब तक हम लोग 2 लाख करोड़ का नुकसान कर चुके हैं। तो लड़ाई झगड़ों में कमाई हो नहीं रही, उल्टा और नुकसान हो रहा है। तो वो रोकना पड़ेगा, हमें आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा अगर अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो। और लास्ट तो खैर देख ही रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वो तो वही वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ भी है कि हमें काम करने की कुछ वैज्ञानिक विधियों का यूज करना है ताकि गलतियां ना हो। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के प्रतिपादन के उद्देश्य हैं। मूल उद्देश्य सबका एक ही है, और वो है संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि। देखिए आगे, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सोच है, पहले से दिमाग में बैठी बात है। क्या मान्यताएं, और उन्हीं पे बेस्ड है फिर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। हमारी मान्यता है कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, या बिहार के लोग हैं, या यूपी, या कहीं के भी, या धर्म या जाति के आधार पे, या
तो पहले से दिमाग में, अगर हम बिहार से यूपी से दिल्ली आ रहे, पहले से दिमाग में बैठा है दिल्ली के लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, पंजाबियों से बच के रहना है। तो मतलब अब हमेशा दिमाग में दिल्ली आएंगे, स्टेशन पे उतरेंगे, तो ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? दिल्ली के ऑटो वाले 100 का 200 वसूलते हैं। अब अगर ये पहले से ही दिमाग में है तो जैसे ही स्टेशन पे उतरेंगे तो ऑटो वाले चले गए, अरे भैया जितना दूरी हो मेट्रो से चलते हैं, ऑटो वाले मीटर से नहीं जाते हैं। तो अगर इस तरह की जो भी बातें, जो भी पूर्वाग्रह जिसे कहा जाए, कुछ मान्यताएं दिमाग में जो पहले से होती हैं, तो हमारा आगे का जो एक्शन होता है, जो कार्रवाई होती है, वो उसी पे बेस्ड होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे सावधान रहना है, किससे क्या। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ मान्यताएं यहां लिखी हुई हैं स्क्रीन पे आपके सामने। सबसे पहली चीज देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का मानना है कि अगर संगठन में हम वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों का प्रयोग करें तो संगठन को कार्यकुशल बना सकते हैं, जो कि हमारा पर्पस है। वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों का प्रयोग करके संगठन को कार्यकुशल बनाना संभव है। तो नेचुरल सी बात है कि फिर अब ये कुछ लाएंगे वैज्ञानिक विधियां हमारे लिए, जब इनकी ये सोच है तो उसी तरह से कुछ बातें लिखी। दूसरा देखिए, कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन किया जाए तो उससे भी कार्यकुशलता बढ़ सकती है, सकारात्मक प्रभाव होगा उसका संगठन में। कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कार्मिक प्रशासन या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है। संगठन में जो लोग काम करते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनेंगे या पीसीएस अधिकारी बनेंगे, टाइम टू टाइम आपके जो काम है, जो वर्क, जो अचीवमेंट हैं, उनका मूल्यांकन करके ये देखा जाएगा कि आप अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। उसी से तय होगा कि आपको प्रमोशन मिलना है या नहीं मिलना है, या सैलरी या इंक्रीमेंट या और दूसरी बहुत सारी चीजें। तो जब हम व्यक्ति के कामों, गतिविधियों, उपलब्धियों की जांच करते हैं, देखते हैं कि सही गलत क्या क्या कमियां, तो इस प्रोसेस को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल या निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का मानना था कि वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल या निष्पादन मूल्यांकन है, उसमें हमें वैज्ञानिक विधियां अपनानी पड़ेंगी। टेलर बताएंगे आगे कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार दीजिए, जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे उन्हें दंड दीजिए। तो इससे क्या होगा, अच्छा काम करने वालों को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो अच्छा नहीं कर रहे उन्हें दंड मिलेगा, तो वो भी डरेंगे आगे से कि अब गड़बड़ नहीं करें, नहीं तो दंड मिलता है। तो एक साइंटिफिक तरीका है भाई कि सफल को पुरस्कार दो, पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो, तो और अच्छा करेगा। जो सफल नहीं है डांट फटकार लगाओ ताकि वो भी डरे आगे से। तो ऐसा करेंगे तो संगठन की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। और देखिए कि कार्य पद्धतियां, प्रविधियां, तकनीकें, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, जो भी ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, कौन तय करेगा ये सब? तो प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण होगी इसमें। मतलब टॉप लेवल पे बैठे लोग ही डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें निष्पादन मूल्यांकन करना है, कौन सी वैज्ञानिक विधियां, पद्धतियां अपनानी है। तो इसमें लोअर लेवल का रोल नहीं होगा, टॉप लेवल के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब देखिए आप, क्या हो जाएगा, दबावपूर्ण नेतृत्व और सत्तावादी प्रबंध। डेमोक्रेटिक नहीं होगी लीडरशिप, बल्कि अथॉरिटेटिव या दबावपूर्ण होगी कि बस हम फैसला लेंगे, आपको आदेश देंगे, आप चुपचाप उसे फॉलो करोगे। ये सोच है इनकी। क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं। प्रबंधक या टॉप लेवल पे बैठे लोग ही डिसाइड करते हैं, उन्हीं को ये राइट है कि कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे मूल्यांकन होगा। प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण होगी इसमें। अगला देखिए, व्यक्ति की कार्य के संदर्भ में एक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति को मौका मिले तो वो काम से बचना या भागना चाहता है। कौन सी सोच हो गई? एक्स विचारधारा। व्यक्ति स्वभाव से कामचोर और आलसी होता है, मौका मिले तो काम से बचना चाहता है। तो पहले से ही दिमाग में बैठी है बात कि व्यक्ति की कार्य के संदर्भ में नकारात्मक प्रकृति होती है।
अगर व्यक्ति को समूह के आधार पर भुगतान किया जाए तो वह कार्य से बचना चाहेगा। समूह के आधार पर भुगतान की 10 लोग ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, 10 लोगों का 10 से 5 टाइम है, 10 लोगों की एक जैसी सैलरी है, महीना हुआ आपने सैलरी दे दी, इंडिविजुअल आपने उनका मूल्यांकन किया ही नहीं। 10 में से हो सकता 2 कामचोर हो, 4 कामचोर हो, 6 ईमानदार हो, लेकिन आपने सबको एक जैसी सैलरी दे दी तो बढ़िया है उनके लिए। तो ये इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, इंडिविजुअली उसके कामों की जांच करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उसे आपको रिटर्न देना पड़ेगा, तो होगा काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कार्य मजदूरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, औपचारिक संगठन, यांत्रिक दृष्टिकोण, संरचना, तकनीक, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, पहले से ही सोच है इनकी कि व्यक्ति, उसकी फीलिंग्स, वो सब नहीं है महत्वपूर्ण, काम महत्वपूर्ण है। काम के लिए जो नियम कानून बनाएंगे वो महत्वपूर्ण है। मरो जियो हमें फर्क नहीं है, काम टाइम से करो। तो औपचारिक संगठन, यांत्रिक दृष्टिकोण हो जाएगा। कार्य मजदूरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक उत्तम मजदूर वही है जो ऑर्डर स्वीकार करता है, मानक प्रणालियों के अनुसार काम करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना रोना रो के नहीं बैठता है, अपनी फीलिंग्स को काम के दौरान आड़े नहीं आने देता है, चुपचाप मशीन बन के काम करता है, टाइम पे काम करके दे देता है, वही हमारे लिए बेहतर है। पूरी तरह से मैकेनिकल अप्रोच, यांत्रिक दृष्टिकोण। देखिए, औपचारिक संगठन कह रहे हैं कि हमें नहीं होगा मतलब व्यक्ति से, उसकी भावनाओं से, काम हमारे लिए तो सब कुछ होगा। और प्लस, मनुष्य एक विवेकशील, एक आर्थिक प्राणी है। देखिए, जो भी काम करेगा दिमाग से करेगा, दिल से नहीं करेगा। विवेक, हर काम के पीछे तर्क। कि हम बात कर रहे थे कि मकान मालिक का किराया देने के लिए 4,000 रुपये निकाले और फ्रेंड मिल गया कि उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ जाना है। अब आपने फ्रेंड की मदद किया, मकान मालिक को पैसा दिया आपने, फ्रेंड की मदद की, तो आप अविवेकशील हो गए, आप सामाजिक प्राणी हो गए। लेकिन आपने फ्रेंड की मदद नहीं की, बल्कि मकान मालिक को किराया दिया है, तो आप हो गए विवेकशील, आप हो गए आर्थिक प्राणी। क्योंकि फ्रेंड की दोस्ती से आप आईएएस नहीं बनोगे, मकान मालिक को किराया दे के ही पढ़ाई होगी, तभी आईएएस बनोगे। तो कंपनी में चुपचाप काम करो, ना दोस्ती यारी, ना रिश्तेदारी। उसलिए नहीं किसी कंपनी को, किसी नौकरी को ज्वाइन किया है आपने। आपने नौकरी इसलिए ज्वाइन करी है कि 10 से 6 की नौकरी करोगे, काम करोगे, बदले में सैलरी मिलेगी, उससे आपकी रोजी रोटी चलेगी। तो चुपचाप वो करो, ना दोस्ती यारी करने की जरूरत है कंपनी में, संगठन में, ना भावनाएं, ना, तो केवल पैसा, केवल विवेक, बुद्धि, दिमाग, दिल नहीं, भावनाएं नहीं, रिलेशन नहीं। तो देखिए आप, औपचारिक संगठन, बंद प्रणाली वाली ज्यादातर बातें हम देख सकते हैं, ये पहले से ही दिमाग में बैठी हुई बातें। तो हमने कहा पहले से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि दिल्ली के ऑटो वाले बहुत चोर हैं, तो अब जब तक दिल्ली में रहेंगे मन में वो बात घूमती रहेगी। कभी भी ऑटो वाला दिखेगा कि तो मन में रहेगा कि अरे सावधान रहो, सतर्क रहो। मरकज वाले कैसा चला कोरोना के दौर में, मरकज वाले ही फैला रहे कोरोना, मतलब अब कोई भी दिखेगा तो एकदम दूर से नाम ही हो गया कोरोना, कोरोना, उसको चिढ़ाने लगे लोग। तो मन में जो एक धारणा बिठा दी जाती है, फिर जैसा हमने कहा हमारा आगे का एक्शन उसी पे निर्भर हो जाता है। तो ये इनकी मान्यताएं हैं। चलिए अब आएंगे हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के योगदान पे। ये तो इन जनरल कुछ हमने बातें की, जुड़ी वो भी टेलर से ही थी, लेकिन ओवरऑल भी थी। अब यहां देखिए स्क्रीन पे, एफ.डब्ल्यू. टेलर का योगदान। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जैसा हम देख रहे हैं, अमेरिकन इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। टाइम लिखा है टेलर का 1856 से 1915, 1856 से 1915, ये टाइम पीरियड है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। फ्रेडरिक विंसलो टेलर पूरा नाम है इनका। साइंटिफिक,
मैनेजमेंट थ्योरी के जन्मदाता यही हैं। 1910-11 देखिए स्क्रीन पे है। 1910-11 में टेलर की एक बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम याद रखें, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस पुस्तक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्नीस सौ 10-11। हालांकि टेलर ने इसके लिए करीब 30 साल तक मेहनत की थी। 1874, 75, 74, 75 में टेलर ने जब कंपनी में नौकरी शुरू की थी, तब से टेलर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और 1910-11 में जाके उतने लंबे अनुभव प्रयोगों के बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जैसा हम देख रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध कि अब तक का जो ज्ञान और अनुभव है उसे इकट्ठा करो, शांत मन से बैठो, सोचो और फिर काम करने के तरीके। तो खुद देखिए टेलर ने वो किया, 35 साल लगाए पूरी जिंदगी के अपने। 1874-75 से काम शुरू किया, 1910-11 में जाके फाइनली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, किताब का नाम ही देखिए भैया, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस सिद्धांत को हमने संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा की संज्ञा दी है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों की शुरुआत हम यहीं से मानते हैं। पहली थ्योरी हम ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही आए हैं और जो भी सिद्धांत। तो इस लिहाज से भी टेलर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रणेता हैं ये विषय में, सिद्धांतों की शुरुआत इन्होंने की है। और प्राइवेट, यहां देख लें आप कि मैकेनिकल इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में, तो सिद्धांत प्राइवेट कंपनीज में आया है, हमें लागू करना है इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमने बताया था कि हम इस आधार पर भी इन सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करें, जबकि ये सिद्धांत बेसिकली प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत है। वहां का उद्देश्य अलग है, लाभ कमाना, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य अलग है, जनता का हित सुनिश्चित करना। फिर भी हमें उनके सिद्धांतों को यहां लागू करना है। क्यों टेलर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं ऐसी कि जिन्होंने टेलर को सिद्धांत प्रतिपादन की प्रेरणा दी? तो कारण है यहां, तत्कालीन परिस्थितियां हैं यहां, जिन्होंने टेलर को सिद्धांत प्रतिपादन के लिए मोटिवेट किया, एक फोर्स के रूप में काम किया। क्या 1850 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं 1850 के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड जैसे देशों में जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों का यूज शुरू किया अपने फैक्ट्रीज में, कारखानों में, पैसा इन्वेस्ट किया, और परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। इतनी वृद्धि कि हमने उसे रिवॉल्यूशन या क्रांति कह दिया। हम भारत में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। तो मतलब कि पहले कितना उत्पादन करते थे हम खाद्यान्न का, और उसके बाद कितना उत्पादन करने लगे, और कैसे उत्पादन बढ़ा। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, इन्वेस्टमेंट, सिंचाई की व्यवस्था, और उर्वरक या और जो जो जरूरी चीजें हैं वो हमने लगाई, हुई क्रांति पंजाब या और जहां। वही बात यहाँ की, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। उद्योग में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ, मशीनीकरण हुआ, नई तकनीकें आई, क्रांति हुई, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
1850 के आसपास शुरू हुई औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी इसका प्रचलन हुआ। 1874-75 की बात करें, 1874-75 अमेरिका में भी धीरे धीरे वही वो इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे दुनिया के और देशों में भी वो चीजें हुई। 1874-75 जब टेलर की उम्र थी लगभग 18 साल, समय देख रहे हैं टेलर का आप, 1856 में पैदा हुए, 1856 में, 1874 मतलब 18 साल की उम्र हुई। और उस समय 18 साल की उम्र बहुत थी कामकाज या नौकरी के लिए। ये तो आजकल है कि हम लोग 35-35, 40-40 साल तक बैठ के तैयारी करेंगी, आईएएस बन जाएंगी, पीसीएस बन जाएंगी कुछ। अदरवाइज पुराने ज़माने में कहाँ जो है, चाहे वो शादी विवाह हो चाहे काम काज हो, तो कितनी छोटी उम्र में लोग, हम लोग अपने ही पिताजी दादाजी से पूछें तो शादी कब हो गई तो पता लगा 8 साल के थे कि 10 साल के थे, कि काम कब से शुरू किया तो वही हाल। कितने पढ़े लिखे, कोई 8वीं कोई 10वीं, और उसके बाद दुकान थी पिताजी की तो बैठने लगे कि खेती या जो जिसका था अपना, अगर पुश्तैनी पारिवारिक तो। और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है वो तो और कम उम्र से ही हाथ बटाने लगता है अपने घर के कामकाज में। तो टेलर को भी मजबूरी में नौकरी शुरू करनी पड़ी 1874 में, कारण वही कि उनके घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। और जब 1874 में टेलर ने काम की शुरुआत की, इस समय काम की शुरुआत की थी एक लेबर के रूप में, एक श्रमिक के रूप में इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया। धीरे धीरे फिर अपनी योग्यताओं के बल पर प्रमोट होते होते इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंचे, और बाद में तो फिर जो भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट में टॉप पोस्ट है, एडवाइजर से लेके मैनेजमेंट, वहां तक पहुंचे। फिर शुरुआत एक लेबर के रूप में हुई। तो टेलर ने कंपनियों को बहुत नजदीक से देखा, लेबर, इंजीनियर, फिर एडवाइजर से लेके और टॉप मोस्ट पोस्ट, मतलब हर लेवल को देखा। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस था टेलर का। तो 1874-75 अमेरिका में भी वो रेवॉल्यूशन हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उत्पादन बढ़ रहा था। लेकिन देखिए स्क्रीन पे यहाँ कुछ पॉइंट हैं कि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, लेकिन अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन अभी भी नहीं हो रहा था। उत्पादन बढ़ा था लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ी थी। प्रोडक्शन बढ़ा था, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी थी। या कहें कि जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा था। पहले आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे, उतना भी नहीं पढ़ते थे। ग्रेजुएशन तक सबकी देखिए वही हालत, कितना पढ़ते हैं हम लोग ग्रेजुएशन तक, 10 क्वेश्चन रट के जाते हैं एग्जाम में, 5 फंस जाते हैं, जाके लिखाते हैं, 60-65% नंबर मिल जाते हैं। और कई बार तो उतना भी नहीं पढ़ते, कई लोग तो 10 क्वेश्चन भी पास ही तो होना है, और पास तो खैर हो ही जाते हैं। स्पेशली बीए में जो बीए कर रहा है आदमी, तो वहाँ तो बीएससी वालों को तो बेचारों को फिर भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, साइंस वालों को, आर्ट वालों को तो और नहीं पढ़ना होता, पास हो ही जाना है। तो पहले 2 घंटे पढ़ते थे, अब अचानक हुआ कि नहीं हमें तो पीसीएस अधिकारी बनना है कि आईएएस अधिकारी बनना है। अब पीसीएस आईएएस अधिकारी बनना है तो कोचिंग करनी है, तो अब 4 घंटा 5 घंटा तो कोचिंग ही कर रहे हैं। अब 5 घंटे कोचिंग के लिए 5 घंटा घर पे पढ़ना भी है, नहीं तो कल टीचर क्लास में पूछ लेगा तो 10 लोगों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। और फिर अपने से भी है भाई कि अब अगर पीसीएस आईएएस बनना है तो ये तो नहीं होगा बिना पढ़े, तो पढ़ना है। तो पहले 2 घंटे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, अब 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने लगे। घर वालों से पूछे तो घर वाले नहीं कहेंगे अरे ये तो क्रांति हो गई, मेरा बच्चा तो एकदम बदल गया दिल्ली जाके, कि पटना जाके कि लखनऊ जाके, यहाँ दिन भर टाइम पास करता था, यहाँ वहाँ घूमता था, अब वहाँ जाके तो फोन लगाओ तो कहता है अरे पिताजी अभी तो पढ़ रहा है, टाइम नहीं है, कोचिंग में है, कि क्रांति हो गई।
तो उनके लिए क्रांति है कि 2 की जगह आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने लगे, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्रांति। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि आप में क्षमता 16 घंटे की है। तो वो खुश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की जगह 6 हो गया है 8। लेकिन जो खुद 16 घंटे मेहनत करता है या की है, उसके लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप 8 कर रहे हो लेकिन क्षमता आप में 16 की है या जरूरत 16 की है हमें। तो हम क्यों खुश हो? वही बात है यहां कि औद्योगिक क्रांति के पहले अगर 10 यूनिट का उत्पादन होता था किसी कंपनी में, बड़ी बड़ी मशीनें आ गईं, पैसा झोंक दिया हमने, कुछ तकनीकें नई लगा दी, 10 की जगह 50 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा, तो निकलेगा नहीं मुंह से, अरे ये तो चमत्कार क्रांति है। ये तो कहाँ 10 यूनिट का प्रोडक्शन था, कहाँ 50 का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 के 50 होने से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी क्षमता 150 की है। तो फिर उनके लिए खुशी की बात नहीं। कल ही हम लोग अक्सर बात करते हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं तो जो भी, और कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं है, मैं खुद सोचता हूं रोज ही लगभग में चर्चा होती कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं है जिस दिन मोदी कुछ ना कुछ काम नहीं करते हो। तब देखिए आप न्यूज़पेपर टीवी, कोई सिंगल डे कि जिस दिन ऐसा हो कि आज मोदी ने कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं करी, या तो कई बार लगता है, बल्कि आज ही अभी आप लोग कह रहे थे कि सर छुट्टी कर दी, तो कई बार तो हमें लगता है कि अरे, और सच्चाई है ये कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा आदमी, उम्र देखिए 70 साल एज है, और वो नहीं थकता है। तो हमें ही फील हो रहा था कि बेटा हमारी तो एज अभी 44 है, हम तो कुछ नहीं है, तब जाके 6 दिन बाद लग रहा है कि अब 7 दिन काम कर रहे तो थकान हो जा रही है। तो क्षमता कितनी है? एक 70 साल का व्यक्ति जो देश का पीएम है, सर्वोच्च पद पे बैठा है, कम से कम हमें लग रहा 2 वर्चुअल मीटिंग तो रोज करते हैं। कोई सिंगल डे देखिए आपकी जिस दिन कोई काम ना हो। आज ही तो सीएम के साथ मीटिंग अभी है वैक्सीनेशन को लेके, कल देखिए तो कभी अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग, कभी सुपर सेशनाक का उद्घाटन, कभी कुछ। तो कोई सिंगल डे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस दिन मोदी ने हुआ हो कि कल क्या किया इन्होंने, तो कुछ नहीं किया। केवल राहुल गांधी टाइप नानी के घर पे घूम रहा, न्यू ईयर मना रहे और ट्वीट ट्वीट खेल रहे। एक तरफ इतना निकम्मा आदमी हो, दूसरी तरफ उसके बाद भी लोगों को बहुत तकलीफ है मोदी से। तो क्षमता कितनी है, कितना हम उसका यूज कर रहे हैं। तो अब 2 के 10 होने से खुश हो जाएं, या वो 16 और 18 क्यों नहीं है उससे दुखी हो। तो हमने कहा कुछ लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन कुछ के लिए नहीं। टेलर भी उन्हीं में से हैं कि उत्पादन बढ़ा है, ये टेलर के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि गुंजाइश अभी हमें और दिख रही है। प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में जिस रेशियो में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम मानव, हम मशीनों, या जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, उनका अभी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्यों मानव और मशीन की क्षमताओं का पूरा यूज नहीं हो रहा? टेलर ने इसी की स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की कि आखिर ऐसा क्यों, और फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो तत्कालीन संगठन औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी जितना चाहिए, जितना अपेक्षित है, उतना उत्पादन अभी भी नहीं हो रहा था। तत्कालीन संगठन व्यवस्था में कई समस्याएं मौजूद थी। उन्हीं की वजह से समस्याएं ये, और अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन नहीं। टेलर ने देखिए उन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ प्रयोग किया।
टेलर भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो टेलर भी तो देख रहे हैं समस्याएं कि अच्छा ऐसा हो रहा है कि उत्पादन अभी उतना नहीं हो रहा, क्या समस्या है, तो टेलर देख रहे हैं। टेलर ने उन समस्याओं को देखा, उनके समाधान के लिए, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयोग किए। और फिर देखिए आप, प्रयोगों से जो निष्कर्ष मिले, उसके आधार पर टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। समस्याएं, समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के जो कुछ कॉन्क्लूजन थे, उसी के आधार पर अपनी थ्योरीज, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन। जब टेलर के सिद्धांतों को लागू किया गया कंपनीज में, तो फिर एक बार उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब 2 का 8 हुआ था, वो जो औद्योगिक क्रांति, और अब टेलर ने जो कुछ सुधार बताए, कुछ वैज्ञानिक विधियां, तकनीकें, उनको लागू किया, तो 8 का 15। तो 2 का 8 है वो भी क्रांति, और अब 8 का 15 हो गया, वो भी क्रांति। तो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दे दी गई। और परिणाम हुआ कि ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन गया। भाई विभिन्न देशों में कंपटीशन है, अगर एक देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो दूसरा भी चाहेगा। और स्पेशली देखिए, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, टेलर ने थ्योरी कब दी? 1910-11 में। ये काम पहले से चल रहा है, थ्योरी दी है 1910-11 में, और वो दौर है, देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कितना कंपटीशन है दुनिया के विभिन्न देशों में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, तो युद्ध के लिए भी लोगों को, देशों को मजबूत होना है, ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठे करके रखने हैं, ताकि युद्ध में मजबूत हो स्थिति। तो घटनाएं जुड़ी हैं सब एक दूसरे से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पवेट, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से जुड़ते हैं चीजें। तो वो जो हिस्टोरिकल कुछ डेवलपमेंट चल रहे थे उस समय, वो भी यहाँ प्रभाव डाल रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये थ्योरी अमेरिका में आई है, हम देख रहे हैं, अमेरिकन इंजीनियर हैं टेलर, वहां ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे देशों को भी लग रहा है, जिन कंपनियों में टेलर ने सिद्धांत दिया है, उनके अलावा दूसरी कंपनियों को भी लग रहा है कि हम भी इन्हें लागू कर लें, हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ जाए। किसे पैसा बुरा लगता है, फायदा बुरा लगता है? तो परिणाम कि अमेरिका के अलावा, या जिन कंपनियों में टेलर ने सिद्धांत दिया, उनके अलावा दूसरी कंपनियों ने भी अपनाया टेलर को, और अमेरिका में सिद्धांत आया, दूसरे देशों में भी वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने के प्रयास किए गए। हम देखेंगे आगे, टेलर ने मेनली 2 कंपनियों में नौकरी की थी, एक मिडवेल कंपनी और दूसरी बेथलेहम कंपनी। उन्हीं दोनों कंपनियों में टेलर ने एक्सपेरिमेंट करके अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन जब सफलता मिली, उत्पादन बढ़ा उन कंपनियों में, तो देखा देखी दूसरी कंपनियों ने भी टेलर के सिद्धांत को लागू किया। एक कंपनी, फोर्ड कंपनी, आज भी आप देखते हैं फोर्ड की कारें, वही कंपनी। फोर्ड के मालिक थे हेनरी फोर्ड, उन्होंने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को अपनी कंपनी में लागू। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को हम टेलरवाद कहते हैं। भाई गांधी के विचार गांधीवाद, टेलर के विचार टेलरवाद, टेलरिज्म। हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में लागू किया टेलर को, कुछ थोड़े बहुत चेंज किए अपनी कंपनी की जरूरत के अकॉर्डिंग, उसे नाम दे दिया गया फोर्डवाद।
मतलब अमेरिका में और कंपनियों में भी लागू हुआ। एक कंपनी पढ़ेंगे आगे, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, उसने टेलर को लागू किया, तो कई कंपनियों में लागू हुआ। आजकल हम देखेंगे मैकडॉनल्ड वगैरह, देखिए आप, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू कर रहे हैं। टेलर ने जो विधियां बताई थी काम करने की, जिन दशाओं माहौल की बात की थी, सब आज जितनी एमएनसीज हैं, मैकडॉनल्ड वगैरह, डोमिनोज वगैरह, सब लागू करती हैं टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। बहुत सारी कंपनियों में हुआ लागू, आज भी हो रहा है लागू। और अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी लागू हुआ। ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, रसिया हो, कई देशों ने टेलर के इस वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया अपने यहाँ। रूस में ही या सोवियत संघ के एक विद्वान थे, स्तेखानोव, रसिया में इन्होंने लागू किया टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को। उनके नाम पे उसका नाम रख दिया गया स्तेखानोवाद। रसिया ये लेके गए भाई, रसियन नाम है स्तेखानोव। कंपैरेटिव स्टडी की इन्होंने, अमेरिका के टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखा, अपने देश ले गए, अपने देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग को चेंज किए, और फिर टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया। उनके नाम पर रसिया में उसका नाम हो गया स्तेखानोवाद। तो टेलरवाद, उसी का रूप फोर्डवाद, थोड़े बहुत चेंज फोर्ड ने अपनी कंपनी में कर दिए तो फोर्डवाद, उसी का रसियन वर्जन कहें तो स्तेखानोवाद। ये जो रसियन स्कॉलर हैं वहां लेके गए तो उनके नाम पे स्तेखानोवाद। तो एक तरह से कहें टेलर की ही सब ब्रांचेस या धाराएं हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ जो लागू हुई। तो ये पूरी आप उस समय की सिचुएशन देख रहे हैं, परिस्थितियां, कि क्यों टेलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्या कौन सी फोर्स, कौन सा मोटिवेशन था उनके लिए। अब देखिए क्या समस्याएं थी उस समय। हम बात कर रहे हैं कि संगठन की में कुछ समस्याएं मौजूद थीं जिनकी वजह से अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा था। देखिए तत्कालीन संगठन व्यवस्था में कुछ समस्याएं मौजूद थी जिनकी वजह से, एरो देखिए, एरो भी हमने बड़े उसी तरह से लगाए कि इनका परिणाम था कि अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन नहीं। तो अब वो कौन सी समस्याएं थी कि अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन नहीं, फिर कौन से प्रयोग किए टेलर ने। तो हम एक ये देखेंगे कि कौन सी समस्याएं थी, दूसरा फिर हम ये देखेंगे कि कौन से प्रयोग किए उन्होंने, और तब फिर आएंगे इस पे कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए। तो अगला अब हम एक एक करके ये देखेंगे कि समस्याएं क्या थी, प्रयोग क्या थे, और मेनली हमें मतलब है कि फिर उन्होंने कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आगे बढ़ाएं यहीं से बात को। समस्याएं हैं यहां स्क्रीन पे। तत्कालीन संगठन व्यवस्था में कौन सी समस्याएं मौजूद थी। कुछ 6-7 पॉइंट यहां स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। पहला है संगठन की कार्यपद्धति का अव्यवस्थित तथा अनियोजित होना। वेल प्लान्ड कोई काम करने की एक प्रोसेस कहें, टेक्निक कहें, वो नहीं थी। याद रखें आज से हम 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब नहीं उतनी साइंटिफिक अप्रोच थी, उतनी एजुकेशन का लेवल नहीं था, लोग उतने पढ़े लिखे जागरूक नहीं थे। आज 21वीं सदी में हमें लग सकता है कि अरे ये क्या बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये हम आज के लिए नहीं कर रहे, आज से 150 साल पहले बातें कर रहे हैं। तब नहीं थी उतनी वैज्ञानिक सोच, पढ़े लिखे। अब हो रही हैं एक से एक नई नई रिसर्च, नई नई चीज़ें हमारे पास हैं। 150 साल पहले की बात है ये। तो कार्य पद्धति व्यवस्थित नहीं थी, अनियोजित, कोई वेल प्लान्ड नहीं थी, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी।
श्रमिक एवं प्रबंधक के बीच में कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजर क्या करेगा, लेबर क्या करेगा, कौन सा लेबर क्या करेगा, ये क्लियर कट डिवीजन नहीं होता था। कार्य को संपन्न करने हेतु प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को व्यवस्थित दिशा निर्देशन नहीं थे। प्रबंधक बताता नहीं था लेबर को कि क्या करो कैसे करो, पहले से तय भी नहीं है कुछ। और अगर पूछने जाए कोई लेबर अपने सीनियर से तो डांट डपट के भगा देगा, आगे हमें परेशान करने, टाइम खराब करने, बताएगा भी नहीं। कोई कार्य के स्टैंडर्ड क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, कोई क्लियर नहीं। टोटल मन की मर्जी, जिसको जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, 10 बजे आओ, जो भी टाइम है आओ, दिन भर जो मर्जी जैसे मर्जी काम करो, शाम को पैसा लो, छुट्टी, बस। कोई एक जो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए वो नहीं था। और इसीलिए टेलर ने कहा है कि काम को करने का सुव्यवस्थित तरीका, क्योंकि वही टेलर ने देखा कि उसी का सबसे बड़ा अभाव है कि वो एक सुव्यवस्थित तरीका ही नहीं। प्रबंधक के द्वारा अधिकतम ध्यान मुनाफा अर्जित करने पे, और प्रबंधक मजदूर सबको यही टेंशन, लाभ कैसे बढ़ेगा। किसी को इसकी चिंता नहीं कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा। प्रबंधक या मालिक को लग रहा है कि मजदूर को 10 की जगह 8 रुपए दें तो हमारा 2 का फायदा। मजदूर को लग रहा है कि हम 2 घंटे का काम 3 घंटे में करें तो हमारा फायदा। मतलब एक दूसरे का शोषण कर लो, गला काट लो, फिर अपना फायदा। ये किसी का ध्यान ही नहीं है कि उत्पादन बढ़ाएं, ज्यादा काम हो तो सबका फायदा। ये नहीं, बस अपना अपना फायदा, और अपना अपना फायदा एक दूसरे का शोषण करके। तो ये सब उस समय की समस्याएं थीं। प्रबंधकीय निर्णयों का अनुमान और अटकलबाजी पे आधारित होना, श्रमिकों का अवैज्ञानिक चयन। ओवरऑल बात करें, जैसा मैंने कहा आज से 150 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, और 150 साल पहले लोगों की उतनी सोच वैज्ञानिक नहीं थी, विकसित नहीं थी। इवन आज भी बहुत सारी कंपनीज में हम देखें कि हमें इस तरह की दिक्कतें दिख जाएंगी। 10 लोगों 8 लोगों को नौकरी पे रखा, प्रॉपर उनको गाइड नहीं किया, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं दी उनको। इवन रखते समय उनकी योग्यताएं भी नहीं देखी। अवैज्ञानिक चयन मतलब यही, आप एमए पास आदमी से अगर फावड़ा चलवाएंगे तो क्या आपको लगता है इस क्षमताओं का यूटिलाइज कर पाएंगे आप सही तरीके से? या शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे आदमी को आप पॉलिसी मेकिंग के काम में लगा देंगे, पढ़ा लिखा नहीं हो, तो क्या यूज होगा उसकी क्षमता का? तो आपको ये सब तो तय करना पड़ेगा कि भाई कौन सा आदमी किस काम को करने में सक्षम है, किस चीज की उसमें योग्यता है, कमी है तो उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा उसे कि तुम्हें ये करना है, इस तरीके से करना है, इस क्वालिटी का करना है, इस तरीके से करना है। और कुछ नहीं है। देखिए, कार्य पद्धति अव्यवस्थित अनियोजित है, कोई कार्य के मानक मापदंड, कोई पैरामीटर स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। पूछने जाओ तो गाली पड़नी है, डांट डपट होनी है कि आगे हमारी नींद खराब करने की, हमारा टाइम खराब करने। केवल एक दूसरे के शोषण वाली सोच है मालिक मजदूर में, जो जनरली होती है टेंडेंसी, वो सोच है। योग्यताओं के आधार पे आप भर्ती नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो, मतलब पूरी तरह से मन की मर्जी वाला चल रहा है सिस्टम।
वो तो बस चूंकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, पैसा झोंक दिया है, सो उत्पादन ज्यादा हो गया है। जो एक प्रॉपर पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेलर भी लिखा है, देखिए स्वयं टेलर के शब्दों में दो कारण या दो समस्याएं थी निम्न उत्पादन के पीछे। निम्न उत्पादन के पीछे दो कारण या समस्याएं थी खुद टेलर के शब्दों में। क्या? श्रमिकों में स्वभावतः कम काम करने की प्रवृत्ति, स्वाभाविक ढिलाई, नेचुरल सोल्जरिंग। सोल्जरिंग मतलब कामचोरी, मक्कारी। एक सोल्जरिंग हम उसे कहते हैं जो कुछ चीजों को जोड़ते हैं, तो वो सोल्जरिंग कहा जाता है। और यहां एक ये सोल्जरिंग का यहां मतलब है कामचोरी। नेचुरल सोल्जरिंग मतलब जो कर्मचारी कामचोरी मक्कारी कर रहे हैं, और दूसरा दोषपूर्ण संगठन व्यवस्था मतलब सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग, व्यवस्था की ढिलाई। इन दो पॉइंट में आ गए ये सारे पॉइंट। ये सारे पॉइंट हमने अपने शब्दों में बताया आपको इन जनरल, और ये दो पॉइंट हैं अकॉर्डिंग टू टेलर। उन दो में है वो सारी बातें, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझना है तो हमने और डिटेल करके आपको बता दिया। टेलर कह रहे हैं कि तत्कालीन जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी कमियां थी, व्यवस्था की ढिलाई। मतलब उन्होंने ये तय ही नहीं किया है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या स्टैंडर्ड होंगे, तो वो व्यवस्था की ढिलाई। और प्लस कर्मचारी कामचोर हैं, मक्कार हैं, टाइम पास कर रहे हैं, केवल अपना लाभ देख रहे हैं, तो स्वाभाविक ढिलाई। उन दो में है देखिए ये सारे सातों पॉइंट। तो हमें उस सिस्टम को भी सुधारना है। सिस्टम में जो लोग हैं कामचोर मक्कार, उनको भी सुधारना है। और ऐसा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है, बल्कि वैज्ञानिक विधियां, पद्धतियां, पैसे का लालच, इनके द्वारा करना है, जो कि हमारी मान्यताएं हैं, पहले हम देख रहे हैं। तो ये समस्याएं थी तत्कालीन संगठन व्यवस्था में। टेलर ने इन समस्याओं का सामना किया, क्योंकि टेलर खुद कंपनी में काम कर रहे थे। टेलर के साथ एक बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने 1874 से 1910 मतलब लगभग 35 साल खुद पसीना बहाया, कंपनियों में अलग अलग पदों पे काम किया। अक्सर हम देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, और हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे थिंकर ऐसे होते हैं जो बंद एसी कमरों ऑफिस में बैठते हैं, 10-5 किताबें पढ़ते हैं, और फिर उससे अपने कुछ आइडियोलॉजी, अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, एक थीसिस लिख देते हैं, पीएचडी हो गई कि रिसर्च पेपर हो गया, काम पूरा हो गया। तो वो जमीनी सच्चाइयों से दूर होता है, वो रियलिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि कभी वो गए ही नहीं जमीन पे। गए भी तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए गए, क्या पता लगेगा उतने में। और टेलर ने पूरा 35 साल वहीं निकाल दिया। लेबर भी, इंजीनियर भी, दूसरे पदों पे, तो उन्हें वो पता था वास्तविकता, जमीनी सच्चाई। उसके बाद भी टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और तब जाके टेलर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और इसीलिए हम देखेंगे कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एक बहुत व्यावहारिक सिद्धांत बना, बहुत रियलिस्टिक थ्योरी है ये। आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है जो कहने सुनने के लिए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जिसे हम व्यवहार में अप्लाई ही ना कर पाए। ये तब भी लागू हुआ, हम देख रहे हैं, और आज भी लागू हो रहा है, हम फिर देखेंगे। टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट को, मिडवेल एक्सपेरिमेंट और बेथलेहम एक्सपेरिमेंट। ये उन दोनों कंपनियों के नाम हैं जहां टेलर नौकरी करते थे। एक थी मिडवेल कंपनी, दूसरी थी बेथलेहम कंपनी। दोनों कंपनियों की देखिए एक पिक्चर भी यहां लगी है।
मिडवेल कंपनी, बैथलेहम कंपनी जहाँ नौकरी, स्टील कंपनी देखिए लिखा है मिडवेल स्टील कंपनी, बैथलेहम स्टील कंपनी, तो इस्पात वगैरह ये सब बनता था, स्टील कंपनीज थी, यहाँ टेलर ने नौकरी की, वहीं समस्याएं देखी, प्रयोग किए। बैथलेहम में 3 प्रयोग किए टेलर ने। कच्चे लोहे को ढोने का प्रयोग, पिग आयरन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसे, दूसरा फावड़े का प्रयोग, और तीसरा कटिंग मेटल या धातु कटाई का प्रयोग। जो ये धातु कटाई का प्रयोग था ये शुरू हुआ था मिडवेल में, कंप्लीट हुआ था बैथलेहम में। कहा जाता है कि 26 साल 26 इयर्स तक टेलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कटिंग मेटल्स या धातु कटाई, और तब जाके उन्हें कुछ ऐसे ठोस निष्कर्ष मिले थे कि जिसके आधार पर वो अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाए। संक्षेप में बस देखें ये प्रयोग क्या है, हमें इन प्रयोगों के निष्कर्षों से ज्यादा मतलब है जिसके आधार पर टेलर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देख रहे हैं स्टील कंपनियां हैं ये, लेबर जो काम कर रहे हैं स्टील कंपनियों में, कच्चे लोहे को ढोने का प्रयोग, लेबर को क्या करना है कि सिर पे बोरी या तसला या जो भी हम लोग बोलते हैं वो कच्चा लोहा भरना है, उसे सिर पे रखना है, पैदल जहां भी कच्चा लोहा है खुदाई हो रही है वहां से लेके उसे भट्टी तक ले जाना है, ताकि फिर उसको गलाया पकाया जाए, जो भी उससे बनाना है, मैं गर्डर सरिया वगैरह वो बनाया जाए। अब सोच के देखिए उतना भारी सामान है, पिग आयरन कच्चा लोहा, सुबह से शाम धूप ठंड बारिश जो भी, लेबर का बस यही काम है दिन भर कि कच्चे लोहे वाली साइड से वो लोहा उठाएं, सिर पे रखें और पैदल चल के जाएं भट्टी तक, फिर आए फिर लेके जाएं, बस दिन भर यही काम। कितने दिन कोई इस काम को करेगा, कितने मन से करेगा? 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बोरियत हो जाएगी, थकान हो जाएगी। कंपनी ने ये व्यवस्था नहीं की है कि अच्छा 2 घंटे बाद 10 मिनट रेस्ट कर लो, कि बहुत तेज धूप है तो बीच बीच में कोई शेड लगवा दिए हो, वाटर कूलर लगवा दिए हो कि अच्छा थोड़ा 5 मिनट बैठ जाओ पानी पी लो ठंडा, तो कुछ नहीं है। बल्कि उल्टा घड़ी देखी जा रही है कि 9 से 5, तो ऐसा तो नहीं कि बीच में 10 मिनट कहीं आराम कर लिया तो 10 मिनट का लॉस, जो आजकल होता है घंटे वाले सिस्टम में। हम लेबर लगाते हैं घर में किसी काम के लिए 9 से 5, तो कोशिश होती है कि पूरा 9 से 5 कंटिन्यूसली वो काम करे, और उसकी कोशिश क्या होती है जितना मक्कारी कर सकता हो करे, तो वो दोनों तरफ होता है। क्यों? क्योंकि घंटे वाला सिस्टम है, सारा काम आज ही कर देगा तो कल, तो हमेशा वो आज के काम के साथ साथ कल के लिए भी काम बचा के जाता है, ताकि अगले और 10 दिन का इंतजाम रहे उसका। तो वो काम चोरी करता है, स्वाभाविक ढिलाई। और जो घर के लोग हैं, मालिक बेचारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी, उनकी यही ड्यूटी है कि दिन भर खाद डाल के उस पर नजर रखे रहते हैं कि भैया ये टाइम पास तो नहीं कर रहा, मक्कारी कहीं बातचीत तो नहीं कर रहा, बीड़ी पीने लगता है बीच में, 10 मिनट खाना खाने का टाइम है, आधा घंटा लगाता है, फिर धूप में बैठेगा 10 मिनट, फिर बीड़ी पिएगा तब जाके। तो वो दोनों तरफ से देखिए होती है दिक्कत। वही सब सिस्टम था, काम चोरी, मक्कारी, थकान है, काम में मन नहीं लग रहा, 10 दिन 20 दिन काम किया, इतना भारी भरकम लोहा यहाँ वहां, नौकरी छोड़ गया। फिर दूसरे लेबर को खोजो, वो 2 दिन 4 दिन आके काम करेंगे, फिर भाग जाएंगे वो। कोई ना काम में रुचि है, ना कोई ऐसा काम है कि जहां आदमी को इंटरेस्ट हो कि मन लगे, कोई उस तरह के आपने सिस्टम नहीं किए। टेलर ने कहा कि नहीं, ये सब बंद करो, ऐसा नहीं। भाई कच्चे लोहे को ढोने का प्रयोग, तो उन्होंने इसमें कहा कि बीच बीच में इन श्रमिकों के विश्राम की व्यवस्था की जाए। 2 घंटे काम कर लिया, 10 मिनट का ब्रेक दे दो। उस ब्रेक में कंपनी की तरफ से ही चलो चाय पानी का इंतजाम कर दो, शेड डाल दो ताकि 10 मिनट वहां छाया में वो आराम कर ले।
ऐसी तकनीकें लाओ जहां इनको थकान कम हो। रेल कार का कॉन्सेप्ट लेके आए टेलर, रेल कार। रेल कार मतलब कि कंपनी काफी बड़ा इलाका है, पटरी बिछाओ, 2 डिब्बे की एक मालगाड़ी जैसा चला दो। बस जहां वो पिग आयरन निकल रहा है, खुदाई हो रही है, वहां से उसमें लोड कर दो, और फिर जहां भट्टी लगी है, जहां उसको पकाया गलाया जाना है, वहां तक। तो देखिए कितना वो लेबर की मेहनत बच जाएगी, धूप गर्मी ठंड पसीना बच जाएगा। बस उसे यहां लोड करना है और वहां जाके अनलोड कर देना है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है। इवन कंपनी के लिए भी कितना फायदा है। पहले 50 लेबर जितना काम कर रहे थे, अब 10 में हो जाएगा उतना काम, जल्दी हो जाएगा काम, लेबर को भी थकान नहीं, दिक्कत नहीं, और आपका भी कितना फायदा है, टाइम बच रहा, पैसा बच रहा, आपका जल्दी काम हो रहा है। हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एक बार का। जो है भी लेबर, उनको विश्राम, चाय, इस तरह के इंतजाम करो। फावड़े का प्रयोग, फावड़ा देखिए हम लोगों के घरों जहां भी काम होता है यूज होता है, जिससे वो हम सीमेंट रेता सामान उठाते हैं। टेलर ने एक छोटी सी साइंटिफिक बात कही। टेलर ने कहा कि अगर भारी वस्तु को उठाना है तो फावड़े का जो डंडा होता है उसकी लंबाई कम होनी चाहिए, और हल्की वस्तु को उठाना है तो डंडे की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, फिजिक्स की थ्योरी है जो भी, कि भारी वस्तु है, डंडा छोटा होगा, प्रेशर ज्यादा अच्छे तरीके से लगेगा, डंडा मुड़ेगा नहीं और हो जाएगा। हल्की वस्तु है तो डंडा लंबा हो। फावड़े की साइज कितनी हो, फावड़े का वेट वजन कितना हो, इस तरह की टेक्निकल बात है। और जब इनको सुधारा टेलर ने, जो पुराने फावड़े थे उनका यूज होने पे कितना काम होता था, टेलर ने जो ये चेंज किए फावड़े के वजन में, डंडे की लंबाई में, फावड़े के साइज में, कम से कम नहीं तो 3 to 4 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। पहले अगर पूरे दिन में 12 टन का प्रोडक्शन होता था, तो अब 48 से 60 टन का प्रोडक्शन होने लगा। इतना इंक्रीमेंट देखा गया प्रोडक्शन में। लेबर जो काम करते थे उसमें फावड़े बदल दिए, उनकी साइज, उनका डिजाइन, उनका वेट, उनके जो डंडे हैं उनका लेंथ वगैरह, इतना चेंज। इस तरह की ये साइंटिफिक प्रयोग हुए। और हम बता रहे कि खुद टेलर लेबर हैं, तो अब लेबर है तो जान रहे वो कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हमारा काम करने में मन नहीं लग रहा है, या वो जो फावड़ा हमें दिया गया यूज करने के लिए वहां क्या प्रैक्टिकल हमें प्रॉब्लम आ रही है। करते थे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टेलर कोई बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञ हैं कि आओ देखो क्या दिक्कतें हैं, ऊपर ऊपर देख के कुछ 2 4 अपने राय दो और चले जाओ। भाई टेलर खुद कंपनी के कर्मचारी हैं, अपने भी 9 से 5 ड्यूटी करनी है। 35 साल लग गए, हमने आपको 35 सेकंड में बता दिया, उन्हें 35 साल लग गए। तो 35 साल लग गए तो अपनी नौकरी भी तो करनी है। और कोई मैनेजर या बॉस तो है नहीं है कि जो मर्जी सो करें, लेबर हैं। तो अपना जो काम कर रहे हैं उसी में जब भी 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कभी टाइम मिल रहा है, तो कुछ कुछ दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उसी में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, कुछ कुछ चेंज करके देख रहे हैं। इस तरह से चल रहा है काम। चेंज कर रहे हैं, अब उसे यूज करके देख रहे हैं। लग रहा है कि नहीं अभी फावड़े का वजन ज्यादा हो गया, कम करना है, कम हो गया, ज्यादा करना है। छोटी छोटी चीज देखिए हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, उस तरह से चलता था ये काम। किसी दिन नहीं मिला समय, किसी दिन कम, किसी दिन छुट्टी है उस दिन आ गए अपना, तो अब अपना लगा रहे कुछ दिमाग, कुछ कुछ खुचड़बाजी कर रहे, उसमें कर रहे चेंज। फाइनली करते करते, सुधार करते, चेंज करते, तब जाके कुछ कंक्रीट लगा हाथ में कि अच्छा अब ये धातु कटाई, कटिंग मेटल, जिस ड्रिल मशीन पे धातु काटी जाती है उसमें जिस ब्लेड का यूज किया जाता है, ब्लेड के जो दांते होते हैं उन दांतों के बीच का गैप कितना हो,
उनका कोण क्या हो दांतों का, इस तरह के जो टेक्निकल चीज किए टेलर ने। और फाइनली देखा कि कंपनियों के उत्पादन में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। धातु कटाई का प्रयोग ही मैंने तो 26 सेकंड भी नहीं लिए बताने में, टेलर ने 26 साल किया। और तब जाके जो निष्कर्ष मिले उसके आधार पर टेलर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। टेलर के सिद्धांतों को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रथम चरण के सिद्धांत और द्वितीय चरण के सिद्धांत। क्योंकि जैसा हमने बताया कि टेलर को एक ऐसे रिसर्च स्कॉलर या बाहर से आमंत्रित विशेषज्ञ नहीं है कि आए, देखा, 10-5 दिन रुके, स्टडी करी, कुछ 10-5 सुझाव दिए, अपनी रिपोर्ट बनाई और चल दिए। टेलर उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, लंबे समय तक काम किया है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो देते रहे वो सिद्धांत। आज कोई सिद्धांत दिया, लागू किया, 10 दिन बाद देखा कि अच्छा इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, अभी और चेंज की गुंजाइश है, फिर चेंज किया, फिर नया सिद्धांत दिया, तो ये चलता रहा काम। तो ओवरऑल जो टेलर का काम था फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। प्रथम चरण में टेलर ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यहां स्क्रीन पे आपके सामने है। फर्स्ट फेज में टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। एक था प्रतिदिन के काम का निर्धारण, प्रतिदिन का एक निश्चित काम। दूसरा था मानकीकृत कार्यदशाएं या प्रामाणिक कार्यदशाएं। तीसरा सफलता के लिए पुरस्कार, और चौथा असफलता के लिए दंड। प्रथम चरण में टेलर ने इन 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और देखिए जो ये सिद्धांत हैं, ये जो समस्याएं हम देख रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। समस्याओं में हमने देखा कि तय नहीं है कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कोई बताने वाला नहीं है, जाओ तो डांट डपट देते हैं सीनियर। देखिए वहीं से जुड़े सिद्धांत हैं कि अब हर आदमी के प्रतिदिन का एक निश्चित काम होगा, मतलब अब सब कुछ पहले से तय होगा कि कौन क्या करेगा। दूसरा भी प्रामाणिक कार्यदशाएं या मानकीकृत कार्यदशाएं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कंडीशंस, मतलब अब ये भी तय होगा कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस माहौल में करेगा, किस परिस्थिति में करेगा, कब ब्रेक मिलेगा, कितनी देर का ब्रेक मिलेगा, कैसे काम करना है, चाय मिलेगी, लंच का टाइम कब होगा, सब कुछ फिक्स। अब मन की मर्जी नहीं चलेगी जो अब तक हो रहा था। हम बता देंगे कि क्या काम करोगे, क्या काम आप करोगे, क्या आप करोगे, क्या आप करोगे, किस तरीके से करोगे, कितनी देर में करना है, काम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किन पैरामीटर्स पे हम आपके काम की जांच करेंगे, उन पैरामीटर्स पे आपका काम खरा उतरना चाहिए। काम के दौरान हम आपको क्या क्या सुविधा देंगे, कब ब्रेक देंगे, कब चाय देंगे, कितनी देर का ब्रेक देंगे, क्या सब कुछ तय होगा। हर आदमी की जिम्मेदारियां तय होंगी। जो आदमी सही तरीके से सफलतापूर्वक समय पे अपना काम कर लेगा उसे हम निर्धारित मजदूरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बोनस पुरस्कार देंगे ताकि और अच्छा करने के लिए प्रमोट हो। जो नहीं कर पाएगा, अच्छा समय पर सही तरीके से काम नहीं करेगा, उसे दंड मिलेगा ताकि दोबारा फिर गलतियां ना हो जाए। तीसरा और चौथा सिद्धांत, इनको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक विचारधारा, गाजर और छड़ी की अवधारणा। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, गाजर और छड़ी की अवधारणा।
कैरेट एंड स्टिक। सफल हैं तो कैरेट गाजर, और असफल हैं तो छड़ी दंड। तो सफलता के लिए पुरस्कार, असफलता के लिए दंड, गाजर और छड़ी। तो कहा जा रहा है कि हमें कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना। देखिए पहले से ये बात है दिमाग में। समस्या हम देख रहे हैं कि सब कुछ तय नहीं है, मन की मर्जी चल रही है, तो वहीं से जुड़े हैं देखिए सिद्धांत, जो दिमाग में पहले से बातें बैठी हैं प्लस जो हम देख रहे हैं काम के दौरान। तो ये 4 सिद्धांत दिए टेलर ने, लागू किया गया, उत्पादन बढ़ा, लेकिन अभी और गुंजाइश है। 2 का 10 हुआ था औद्योगिक क्रांति में, 10 का 12 अभी हो गया, 14 हो गया, लेकिन 20 की है गुंजाइश। तो अभी सेटिस्फाई नहीं है, अभी और होना है। तो प्रथम चरण के ये सिद्धांत आए, लेकिन काम तो चल ही रहा है। कोई वो सरकार के द्वारा गठित कमेटी तो है नहीं है कि हमने कहा 6 महीने का उस कमेटी को टाइम दिया गया है फिनांस कमीशन को कि 6 महीने आओ, स्टडी करो, अपनी रिपोर्ट सौंपो और उसके बाद छुट्टी। परमानेंट खुद नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे हो रहा है काम। तो फिर टेलर ने जारी रखा अपना काम, एक्सपेरिमेंट चल ही रहे थे। टेलर ने इन सिद्धांतों में सुधार किया और तब उन्होंने द्वितीय चरण में फिर 3 और सिद्धांत दिए। द्वितीय चरण में 3 और सिद्धांत दिए टेलर ने। ये जो द्वितीय चरण के सिद्धांत हैं ये विशेष रूप से हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें पहला 4 मूल नियम, दूसरा कार्यात्मक पर्यवेक्षण या फंक्शनल फॉर्मेनशिप, और तीसरा विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली या डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम। द्वितीय चरण में टेलर ने इन 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। टेलर का जो कहें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए वो यही है, द्वितीय चरण के ये 3 सिद्धांत। आज रोकेंगे, कल बढ़ाएंगे, अब ये मेन है। सो डिटेल इनकी बात होगी, कल यहीं से करेंगे आगे द्वितीय चरण के 3 सिद्धांत, और फिर जो और बातें हैं टेलर से जुड़ी हुई तो कल आगे बढ़ाएंगे। सो आज यहीं रोक रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप में से कोई भी तो पूछ सकते हैं जी। मैट्रिक संगठन पढ़ेंगे आगे, अभी मैट्रिक संगठन जब क्रिस अर्गिरिस का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उस समय बात होगी, इसीलिए अभी हमने बात नहीं की है। वो आपने देखा होगा क्रिस अर्गिरिस का कंट्रीब्यूशन है वो, तो क्रिस अर्गिरिस आगे हम लोग पढ़ेंगे उनका कंट्रीब्यूशन, तब बात होगी उसकी। और कुछ, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं? तो चले ठीक है, फिर आज यहीं रोक रहे हैं, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल हम लोग मिलेंगे तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे। टेलर का द्वितीय चरण का जो 3 सिद्धांत हैं, योगदान है, उसकी बात होगी। चलिए। जी।